Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 में NCERT of Social Science, Exploring Society, India and Beyond. So ये थीम E का चैप्टर नंबर 14 हम देख रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस. इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं. आई होप ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग ऑल द प्रीवियस वीडियोज. इफ यू आर नॉट डूइंग सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अब इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 देखेंगे. तो हमने 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. टर्शरी को हम सर्विस सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बोलते हैं. अब हम देखेंगे कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंटरडिपेंडेंस कैसे हैं, एक दूसरे पे कैसे निर्भर हैं. सो द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक सेक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर फाइनल कंजम्पशन. तो ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसमें कि हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट में. रॉ मटेरियल कॉटन, फिनिश्ड प्रोडक्ट शर्ट. ये 2 नाम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि लास्ट पार्ट में मैंने ये 2 एग्जाम्पल के थ्रू आपको रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट के बारे में बताया था. ओके, फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी जो हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली. Now, let us go on an imaginary excursion to a village in Anand district of Gujarat to study an interesting example where we will study or understand how the 3 sectors are interconnected and support each other. So, यहाँ पर हम imaginary excursion मतलब क्या होता है, भ्रमण करना. एक imaginary यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, एक केस स्टडी दी गई है जो आनंद डिस्ट्रिक्ट की है, जो गुजरात में पड़ता है. उसके थ्रू हम जानेंगे कि तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे एक दूसरे पे निर्भर हैं और कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डेयरी कोऑपरेटिव्स फ्रॉम फार्म टू प्लेट. डेयरी कोऑपरेटिव्स मतलब, डेयरी मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर दूध इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है. और कोऑपरेटिव मतलब जब बहुत से लोग मिलकर कोई व्यवसाय, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको हम कोऑपरेटिव बोलते हैं. ओके, नाउ फ्रॉम फार्म टू प्लेट मतलब कि जैसे मानो मैंने एग्जांपल दिया था, गेहूं खेतों में उगाया गया, गेहूं को आटा बनाने के लिए मशीन का यूज होता है, तो मशीन फैक्ट्रीज में होती हैं. फिर उसके बाद वो आटा खरीद के रोटी बनी और आपकी प्लेट तक आई. तो कैसे फार्म यानी खेतों से प्लेट तक की जो जर्नी है वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि कैसे तीनों सेक्टर्स जो हैं वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं. तो यहाँ हम डेयरी के एग्जाम्पल से जानेंगे. ओके, सो दीज डेज फार्मर्स इन गुजरात ट्रीट द डे विद द क्लिंकिंग ऑफ मिल्क पेल्स एंड द हैप्पी मूव्स ऑफ देयर बेस्ट फ्रेंड्स. देयर काउज और बफेलोज. Cows have a special place in the lives of farmers and their families. So यहाँ पर गुजरात के कुछ किसानों की बात बताई गई है कि कैसे उनके दिन की शुरुआत दूध के जो बर्तन होते हैं उनकी आवाज़ों के साथ स्टार्ट होती है. गाय भैंस की जो आवाज़ होती है वो सुनकर उनका दिन स्टार्ट होता है. और गाय जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसान की लाइफ में, राइट. सो यहाँ पे वही दिया है, द फार्मर्स मिल्क द काउज एंड सेल देयर मिल्क टू द डेयरी नियर बाय. सभी किसान जो है अपनी गाय का दूध निकालते हैं, उसके बाद जो उनके आसपास की डेयरी है, डेयरी मैंने आपको बता दिया ऐसी जगह जहाँ पे दूध इकट्ठा किया जाता है, तो डेयरी में जाके वो दूध को बेच देते हैं. एट द एंड ऑफ द मंथ दे गेट पेड फॉर द मिल्क बेस्ड ऑन इट्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी. और जब 1 महीने दूध देने के बाद जो उनका हिसाब बनता है तो मंथ के लास्ट में उनको पेमेंट मिल जाती है. किस बेसिस पे, कि उन्होंने कितनी क्वांटिटी, कितना दूध बेचा है और किस क्वालिटी का बेचा है, राइट. नाउ हाउएवर दिस वाज नॉट द केस अबाउट 50 इयर्स अगो. लेकिन 50 साल पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी. दिस इज द अमेजिंग स्टोरी ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव नेम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड. सो अमूल का जो आप दूध पीते हैं उसकी फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड. ये कहानी स्टार्ट हुई 1940s में. उससे पहले ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं थी. सो ये मिल्क कोऑपरेटिव मतलब दूध का व्यवसाय कुछ लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया. सो इन द अर्ली 1940s फार्मर्स इन द आनंद डिस्ट्रिक्ट वुड सेल मिल्क टू द नेबरिंग विलेज. 1940s के स्टार्ट में जब 1940-41 ऐसा ईयर चल रहा था, तो वहां पर पड़ोस के गांव में जाकर और आनंद डिस्ट्रिक्ट के जो लोग थे वो दूध बेचा करते थे. फिर क्या हुआ, they would have to cycle or walk to nearby villages to sell the milk under scorching heat. बहुत तेज धूप हुआ करती थी, फिर भी लोगों को साइकिल चलाकर दूर दूर तक जाकर और दूध बेचना पड़ता था. As you know, milk spoils or curdles very fast in hot weather. लेकिन टेम्परेचर हाई होता है, तो आपको पता है गर्मी में क्या होता है, बहुत ज्यादा तापमान होता है जिसके कारण दूध जल्दी खराब हो सकता है. So the farmers had to sell the milk quickly before it could spoil. इसीलिए फार्मर्स को इसकी भी टेंशन रहती थी कि दूध जल्दी से जल्दी बेचना है, नहीं तो ये खराब हो जाएगा. दिस वॉज अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर द
स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दे वुड अर्न, और उनको बहुत मेहनत करके और तब थोड़े से पैसे कमाने को मिलते थे. सो दे डिपेंडेंट ऑन पीपल कॉल्ड मिडलमैन who would buy the milk in bulk at meager prices from the farmers and sell it in the market. इसीलिए वो लोग डिपेंड हो जाते थे किस पे? मिडलमैन पे. मिडलमैन कौन होते हैं? Persons who buy goods from producers and sell them to the consumer. The middleman charges a fee for this service. अब खुद जाकर साइकिल चलाकर इतनी दूर जाने की बजाय, दूध बेचने की बजाय, क्योंकि दूध खराब भी हो सकता था, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? एक मिडलमैन, एक व्यक्ति आएगा, घर पे आएगा और दूध लेकर जाएगा और पैसे पे करेगा. तो बीच का व्यक्ति बन गया, मतलब उसने फार्मर से दूध कलेक्ट किया और मार्केट में ले जाके बेच दिया, इसीलिए उसको मिडलमैन कहा जा रहा है, राइट? मीगर मतलब कम. देन मेनी टाइम्स द फार्मर्स फेल्ट चीटेड. बहुत बार ऐसा होता था कि फार्मर्स को ऐसा फील होता था कि हमारे साथ चीटिंग हो रही है. हैरेस्ड बाय मिडलमैन, और मिडलमैन उनको तंग कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि पैसे कम पे कर रहे हैं, है ना? सो वन डे द फार्मर्स कलेक्टिवली approached Sardar Vallabhbhai Patel, a prominent national leader, with their problems. So एक दिन क्या हुआ? सभी किसानों ने कलेक्टिवली यानी ग्रुप बनाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी आप यहाँ इमेज देख सकते हैं, ये हमारे देश के बहुत बड़े नेता थे, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, आप आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे इनके बारे में. सो उनके पास किसान गए. नाउ ही एडवाइज देम टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड स्टॉप रिलाइंग ऑन द मिडलमैन. तो इन्होंने सलाह दी किसान को कि आप लोग आपस में मिलकर एक कोऑपरेटिव स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको ये जो मिडलमैन है ना, बीच के जो व्यक्ति हैं, जो आपको कम पैसे दे रहे हैं, आपसे दूध भी अच्छा लेकर जा रहे हैं, इनका रोल खत्म हो जाएगा, आप इन पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. तो कोऑपरेटिव क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु voluntarily come together to meet their economic and social needs in a formal way. They own the cooperatives and decisions are taken by the members collectively. So लोगों का ग्रुप जो अपनी इच्छा से एक साथ आते हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम्स की वजह से एकजुट होते हैं और उसके ऊपर वर्क करते हैं. सभी मेंबर्स मिलकर एकजुट होकर कोई भी फैसला लेते हैं. सो ये होता है कोऑपरेटिव. तो इन्होंने सजेस्ट किया कि आपको एक डेयरी कोऑपरेटिव ओपन करना चाहिए. एज अ कोऑपरेटिव द फार्मर्स वुड बी एबल टू बाय एंड सेल milk as a group, taking care of the entire operation of milk collection, processing and distribution themselves. The farmers took Sardar Patel's advice. So सरदार पटेल जी की जो एडवाइस थी कि आप अगर कोऑपरेटिव बना लेंगे तो सारा दूध आप खुद कलेक्ट करेंगे, उसकी देखरेख भी करेंगे और उसको प्रोसेस करके, जैसे दूध से अगर दही बनाना है, छाछ बनाना है, घी बनाना है, तो वो भी आप प्रोसेस कर सकते हैं मशीन्स के थ्रू, राइट? और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, लोगों में बेच भी सकते हैं, है ना? तो ये सारा प्रोसेस आप कोऑपरेटिव बनाकर खुद कर सकते हैं और इसमें मिडलमैन का रोल क्या होगा? खत्म हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. सो अमूल वाज सेटअप इन 1946. तो 1946 में अमूल सेटअप हुआ, जिसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बिना पीछे गए. पीछे नहीं जाएंगे, दोबारा से नहीं देखेंगे और देखते हैं कितने लोगों को अमूल की फुल फॉर्म याद है. सो अमूल वाज सेटअप इन 1946. तो ये किसकी लीडरशिप में एस्टेब्लिश हुआ था 1946 में? त्रिभुवन दास पटेल, जो कि एक लॉयर थे और फ्रीडम फाइटर थे, एंड वर्गीस कुरियन. यहाँ जो आप देख सकते हैं इमेजेस में दोनों जने हैं. जो वर्गीस कुरियन थे वो एक इंजीनियर थे हु वाज वर्किंग एट अ डेयरी फैक्ट्री इन मुंबई. वो एक मुंबई की फैक्ट्री में जो डेयरी से रिलेटेड थी उसमें वर्क करते थे. नाउ दिस इनिशिएटिव ब्रॉट फार्मर्स इंक्लूडिंग women together and gave them control over the production and sale of milk, and milk producers collectively made their own decisions on all matters such as production. So इसमें सभी फार्मर्स ने मिलकर एक शुरुआत की, इनमें औरतें भी शामिल थी और सबने मिलकर प्रोडक्शन स्टार्ट किया, सेल शुरू की और उसके बाद कलेक्टिवली उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस लिए प्रोडक्शन के सभी मैटर्स के लिए. नाउ पाश्चराइजेशन, इसके बारे में आप साइंस में भी पढ़ेंगे. इसका मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस है बाय विच मिल्क इज प्रिजर्व थ्रू हीटिंग टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया. सो दूध को एक टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है ताकि उसमें जितने भी बैक्टीरिया है ना, सब खत्म हो जाए और उसको फिर पैक किया जाता है, तब बेचा जाता है. सो इस पाश्चराइजेशन के बाद सेल ऑफ मिल्क, ये काम इन लोगों ने स्टार्ट किया. द टास्क वर शेयर्ड बाय एवरीवन व्हिच हेल्प्ड रेज देयर इनकम ग्रेजुअली. सभी लोगों ने सभी टास्क को आपस में बांट लिया, जिससे कि सबकी इनकम धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे बढ़ने लग गई. दे डिड नॉट नीड द मिडलमैन एनीमोर एंड बिकम लाइक वन बिग फैमिली. सो इनको अब किसी भी बीच के बिचौलिए की या मिडलमैन की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये सब मिलकर
एक फैमिली की तरह वर्क करने लगे। एज मोर एंड मोर फार्मर्स बिगिन टू सी द बेनिफिट्स ऑफ द कोऑपरेटिव्स, इट कंटिन्यूड टू ग्रो। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट वाज बीइंग कलेक्टेड वाज सो ह्यूज दैट द फार्मर्स डिसाइडेड टू मेक अदर प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इट। सो इन फार्मर्स ने धीरे धीरे देखा कि बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है कोऑपरेटिव्स के, तो लोग और जुड़ते चले गए, राइट। और जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है दैट वाज बीइंग कलेक्टेड वाज सो ह्यूज, इतना ज्यादा दूध इकट्ठा हो जाता था कि फार्मर्स ने डिसाइड किया कि वो इससे और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तब उसके बाद क्या हुआ, दे सेट अप अ फैक्ट्री इन आनंद। फिर आनंद में ही एक फैक्ट्री उन्होंने एस्टेब्लिश की एंड बिगिन टू प्रोड्यूस बटर एंड मिल्क पाउडर। दूध से पाउडर भी बनाने लग गए वो, और मक्खन भी बनाने लग गए। ओके, फैक्ट्री मतलब क्या है, बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड और वेरियस कंपोनेंट्स आर पुट टुगेदर टू मेक अ फाइनल प्रोडक्ट। सो फैक्ट्री वो जगह है जहां पर किसी भी चीज को प्रोसेस किया जाता है और उससे कोई नई चीज बनाई जाती है, राइट, जो कि एक फाइनल प्रोडक्ट होता है जिसे हम यूज कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। सो टुडे द कोऑपरेटिव हैज अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मेड एट मैनी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज ऑल ओवर इंडिया। अब इस कोऑपरेटिव के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे जो प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज में बनते हैं पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पर। कैन यू नेम अ फ्यू? द प्रोडक्ट्स आर देन ट्रांसपोर्टेड एंड सोल्ड इन बोथ स्मॉल एंड लार्ज रिटेल शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री। उसके बाद प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। फिर छोटी छोटी रिटेल शॉप क्या होती हैं? होलसेल आपने सुना होगा। होलसेल मतलब जहां पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको सामान खरीदने को मिलता है। वहां आप थोड़ा सामान मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, वहां पर बड़े लॉट में सामान खरीदना होता है। रिटेल मतलब जो आपके आसपास की दुकानें हैं, द सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर यूज बाय द एंड कंज्यूमर रेदर देन फॉर रीसेल। उन दुकानों से सामान हम उपयोग करने के लिए खरीदते हैं, बेचने के लिए नहीं खरीदते। लेकिन होलसेल में जब हम ज्यादा सामान खरीद के लाते हैं, इसका मतलब है हम रीसेल करने के लिए लाते हैं, कि हम ज्यादा सामान लेकर आए, उसको फिर महंगे दामों पे रिटेल दुकानों में बेचेंगे। ओके, सो ये होता है रिटेल। Now, in fact, they also export the products to several countries around the world. Is it not amazing? अब तो वो लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं प्रोडक्ट को। एक्सपोर्ट मतलब goods and services that are produced in one country and sold to buyer or consumer in another country. हमारे देश के प्रोडक्ट को बना के हम किसी और देश में जब बेच रहे हैं, हमारे देश से बाहर जा रही है कोई चीज, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। ओके, सो ये अमेजिंग नहीं है कि इस छोटे से कोऑपरेटिव ने जो छोटी सी चीज से स्टार्ट हुआ था, अब वो इतना ग्रो कर चुका है, राइट। So in this fascinating story, the farmers of this cooperative milk their cow to sell the milk later. This kind of economic activities is called primary sector economic activities. Now, अब ये जो हमने पढ़ा, जो भी ये स्टोरी पढ़ी, जो फार्मर्स ने कोऑपरेटिव्स बनाकर गाय को दूध दूहकर और उसके बाद दूध का यूज किया, सेल किया, इससे हमें तीनों एक्टिविटीज के बारे में कैसे पता चलता है? तो सबसे पहले जो काव से उन्होंने दूध निकाला और बेचा, दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। क्यों? हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर कौन सी एक्टिविटीज को कहते हैं? जो नेचर से रिलेटेड है, प्रकृति से होती है जुड़ी हुई, राइट। सो बिकॉज द प्रोडक्ट मिल्क, जो इसमें प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है? दूध है। ये कहाँ से डायरेक्टली डिराइव हुआ है? नेचुरल सोर्स से, प्रकृति की चीजों से, जैसे गाय, भैंस, लाइव स्टॉक्स जो भी हैं, तो ये सब क्या है? प्रकृति की देन है। तो इनसे हमें दूध मिल रहा है, इसीलिए क्या हो गए? प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गए। तो ये एक सेक्टर हमने पढ़ा। नाउ इसमें सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सो मिल्क जब ले लिया, इकट्ठा कर लिया, देन इट इज देन प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म दैट इज लिक्विड इनटू अनदर। मिल्क पाउडर, घी, चीज, बटर एंड मेनी अदर्स इन द फैक्ट्री। दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब दूध को इन मशीनों के थ्रू, जो आप इमेज में देख रहे हैं, घी बनाया, चीज बनाया, बटर बनाया, सो मशीनों का यूज हो रहा है फैक्ट्रीज में, है ना। सो ये क्या हो गई? सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। दोनों पढ़ ली हमने। नाउ What does Amul do with all the product it makes? अब इतना सामान बना लिया, इसलिए तो नहीं बनाया कि फैक्ट्री में रखना है। उसके बाद उनको गाड़ियां चाहिए, है ना, लॉरीज चाहिए, ट्रक चाहिए, ताकि वेरियस प्लेसेस पे वो पहुंचा सके, राइट। सो इट सेल्स देम इन वेरियस प्लेसेस। अमूल यूजेस लॉरीज एंड ट्रक्स एज वेल एज रेलवेज, एयर एंड शिपिंग सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट इट्स प्रोडक्ट। जो भी सामान बनाया है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए और बेचने के लिए उनको बहुत सारी गाड़ियों की आवश्यकता पड़ती है, राइट। सो इट हैज
set up retail stores and supplies milk and milk products to other shops in the towns, cities, villages all over the Gujarat as well as in different states across India. Here transportation, trading and retail is a tertiary activity. So इसीलिए उन्होंने retail stores बनाए हैं. आप जगह जगह देखेंगे अमूल के स्टोर्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना. तो वहां पर ये अपने मिल्क को या उनके मिल्क से जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करते हैं टाउन्स में, सिटीज में, विलेजेस में, गुजरात के भी और अलग अलग स्टेट्स के भी. सो अब यहाँ पर सेलिंग हो रही है, मतलब चीज जो बन गई है वो कंज्यूमर तक बेची जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं टर्शरी एक्टिविटी. ओके, सो एक एग्जाम्पल अमूल का हमने देखा, उसमें हमने तीनों एक्टिविटीज पढ़ ली, है ना. सो कैसे काऊ से दूध निकाला, फार्मिंग से रिलेटेड है ये, और कैसे फिर दूध आपके यहाँ घर में आया आपके पीने के लिए. तो ये एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं फार्म टू प्लेट. ओके, अब आगे देखते हैं. यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है, जस्ट लाइक अमूल. तो जैसे अभी हमने अमूल का एग्जाम्पल देखा ना, वैसे बहुत से मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं. कर्नाटका में नंदिनी है, मदर डेयरी का नाम आपने दिल्ली एनसीआर में सुना होगा, अविन तमिलनाडु में है, विजया आंध्र प्रदेश में है, केवी नागालैंड में है, सुधा बिहार में है, वेरका पंजाब में है, राइट. बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव्स हैं. कैन यू नेम वन कोऑपरेटिव अराउंड यू दैट हैज हेल्प्ड ग्रुप्स लाइक फार्मर्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड women to come together and has brought prosperity to their lives. So ऐसी कोई कोऑपरेटिव आपके अराउंड है, आपके घर के आसपास है या आपके एरिया में वर्क करती है, जिसने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया हो, कमाने का साधन दिया हो, जिसमें विमेन या जो लोग डिसेबल हैं वो भी काम कर पा रहे हैं, अपने लिए कमा पा रहे हैं. सो यस, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप दे सकते हैं. जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, सांची. सांची का जो दूध है वो मध्य प्रदेश में बहुत ही ज्यादा लेवल पे बिकता है, और सांची के अदर प्रोडक्ट्स भी. ओके, सो ये हमने 3 सेक्टर्स पढ़ लिए. नाउ with the help of the image below, let's see how the books you study are made. The images shows the transformation of pulp within fiber of a tree into paper and after printing into textbook. So अब ये जो images देख रहे हैं साइड में, ये हमें ये बताती हैं कि कैसे wooden pulp यानी लकड़ी का जो फाइबर होता है उसको यूज करके पेपर बनाया जाता है, कैसे उस पर प्रिंट होती है और टेक्स्ट बुक्स बनती हैं. None of the activities that were part of the process from extracting pulp from the trees to making paper and finally producing the books would have been possible had it not been all 3 sectors working together. अगर तीनों सेक्टर मिलकर काम नहीं करते एकजुट होकर, तो ये जो एक्टिविटीज है कि ट्री को कट करके हमने पेपर बनाया, पेपर को प्रिंट किया फैक्ट्रीज में और उसके बाद फिर दुकानों पे बेचा, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता, राइट. नाउ 2 क्वेश्चन है, लेट्स एक्सप्लोर एंड थिंक अबाउट इट. इस इमेज से रिलेटेड तो चलिए एक करके देखते हैं. पहला है लेट्स एक्सप्लोर. यहाँ पे क्या करना है, हमें लेबल करना है कौन सी एक्टिविटी किस सेक्टर में आती है, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी. सो पहला पेड़ों को काटा जा रहा है, सो ये प्राइमरी सेक्टर में आता है, जिसमें वुड को हार्वेस्ट किया जा रहा है, लकड़ी की कटाई की जा रही है. देन प्राइमरी सेक्टर में ये है मशीन स्टैकिंग द लॉग्स, लकड़ियां इकट्ठी करके मशीन एक जगह रख रही है. फिर ये भी प्राइमरी सेक्टर में है, तीसरा वाला भी, कि यहाँ पर जो भी रॉ मटेरियल है, लकड़ी यहाँ पर रॉ मटेरियल, उसको जमा किया जा रहा है, ट्रक में लोड किया जा रहा है, राइट, वो फैक्ट्री तक लेके जा रही है. देन ये भी सेकेंडरी सेक्टर में है, यहाँ पर वुड को पेपर में कन्वर्ट किया गया मशीनों के हेल्प से, राइट. उसके बाद ये भी सेकेंडरी सेक्टर में है कि जो भी पेपर बनाए गए हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह फैक्ट्री के अंदर ही ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, राइट. देन सेकेंडरी सेक्टर में ही आता है प्रिंटिंग प्रेस विद कलर्ड पेपर. आपको जो भी प्रिंट करना है उस पेपर पे मशीन के थ्रू प्रिंट कर दिया, और उसके बाद जब बुक रेडी हो गई तो टर्शरी सेक्टर में क्या होता है, पीपल बाइंग बुक्स एट अ स्टोर. दुकान पे आपको बुक मिलती है, आप वहां से खरीदते हैं और पढ़ते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, थिंक अबाउट इट. ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोसेस शोन इन फिगर 14.1 ऑन पेज 206 एंड डिस्कस देम विद योर फेलो क्लासमेट्स. अभी जो हमने इमेज देखी वुड से कैसे पेपर में कन्वर्शन हो रहा है, सो उसके बारे में कौन कौन से स्टेज हैं वो आप बताएंगे. सो प्राइमरी स्टेज में, प्राइमरी सेक्टर में क्या है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ट्री को कट डाउन किया गया, लॉग्स को या पेड़ से जो लकड़ियां निकली उनको कलेक्ट किया गया रॉ मटेरियल के फॉर्म में, है ना, तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन स्टेज. फिर सेकेंडरी में क्या हुआ, मैन्युफैक्चर किया गया, लॉग्स को पेपर बनाया गया, उस पर प्रिंट किया गया टेक्स्ट बुक के फॉर्म में. फिर टर्शरी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल, यानी टेक्स्ट बुक रेडी होने के बाद दुकानों पे सेल की गई, इसे हम सर्विस सेक्टर में काउंट करेंगे, राइट. नाउ नेक्स्ट यहाँ फैक्ट दिया है, दीज डेज यूज्ड पेपर इज रीसाइकल्ड टू मेक न्यू पेपर. आज हम देखते हैं बहुत से ऐसे हमें एग्जांपल्स दिखते हैं या बहुत सी ऐसी व्यवस्था है जिससे कि एक पेपर जो हमने एक बार यूज कर लिया उसको हम दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं. रिसाइकल मतलब दोबारा से यूज कर सकते हैं. सो रिसाइकलिंग जस्ट 1 ton ऑफ पेपर सेव्स 17 trees एज वेल एज 2.5 cubic meters ऑफ लैंडफिल स्पेसेस. अगर हमने
1 टन पेपर को रिसाइकल किया तो हम 17 पेड़ को कटने से बचा सकते हैं और 2.5 क्यूबिक मीटर जितना एरिया हम सेव कर सकते हैं कचरा भरने से। नहीं तो हम फेंकेंगे अगर इतना पेपर 1 टन तो इतना एरिया घेरेगी वो जगह, राइट। देन वेयर वेस्ट इज डम्प, जहाँ पे हम कचरा फेंकते हैं, इट ऑल्सो टेक्स 70% लेस एनर्जी एंड वाटर टू रिसाइकल पेपर देन टू मेक न्यू पेपर फ्रॉम वुड पल्प। लकड़ी को काट कर उससे पेपर बनाने में जितनी भी एनर्जी है, जितना भी पानी यूज होता है, उससे 70% कम यूज होती है ये चीजें, एनर्जी और वाटर, पेपर को रिसाइकल करने में। तो ये क्या हुआ, एनवायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड चीज है ना। प्रकृति को, नेचर को हम किस तरीके से एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं इसके बारे में बताया है। नाउ क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू व्हिच वी कैन जुडिशियसली यूज पेपर इन क्लासरूम एंड ऑफिसेज ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में या क्लासरूम में कैसे हम पेपर को अच्छी तरीके से, जुडिशियसली मतलब वेस्टेज किए बिना यूज कर सकते हैं। तो कुछ वेज मैं बता रही हूँ, कुछ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो वेज टू यूज पेपर जुडिशियसली इन स्कूल, यूज बोथ साइड ऑफ पेपर, हमें पेपर के दोनों तरफ लिखना चाहिए। देन कुछ नोट्स हम डिजिटली बना सकते हैं, घर पे हमारे कंप्यूटर होता है, लैपटॉप्स होते हैं, फोन है, नोटपैड है, तो उसमें नोट्स बना सकते हैं, इसे हम पेपर सेव करेंगे। रीयूज स्क्रैप पेपर, जो पेपर खराब हो गए हैं उनको हमें रीयूज करना चाहिए किसी भी चीज के लिए, कुछ रैप करना है तो हम किसी भी तरीके से उस पेपर को फेंकने से पहले अगर हम चाहें तो उसको दोबारा किसी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। रिसाइकल यूज्ड पेपर। देन प्रिंट ओनली व्हेन नेसेसरी, कोई भी चीज आप तभी प्रिंट करें जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया है, लेट्स एक्सप्लोर। एक क्वेश्चन है, लिस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन योर नेबरहुड एंड लेबल देम अप्रोप्रिएटली एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ड्रॉ एरो टू शो हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, इन व्हाट वेज आर दे डिपेंडेंट on each other, what would happen if one of these activities ceased to exist। कोई एक एग्जाम्पल आपको ऐसा देना है आपके आसपास से देख के जो तीनों एक्टिविटीज को लिंक करती हैं, कैसे एक दूसरे पे निर्भर है ये बताना है, और अगर इनमें से एक भी एक्टिविटी रुक गई तो इसका क्या प्रभाव होगा वो बताना है। मैं यहाँ पे फार्मिंग का एग्जाम्पल लेती हूँ, व्हीट उगाना है ना, गेहूं की खेती करना, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी में क्या आ गया, फ्लावर मिल, जहाँ पे गेहूं से आटा बना है ना, व्हीट को चेंज किया यहाँ पर फ्लावर में। देन टर्शरी में ग्रोसरी स्टोर्स पे या डिलीवरी सर्विसेज जो है जहाँ पे सेलिंग की जाती है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये हो गए तीनों सेक्टर्स। अब ये कैसे एक दूसरे पे निर्भर है। सो फार्मर्स नीड मिल्स टू प्रोसेस देयर प्रोड्यूस, मिल्स नीड स्टोर्स टू सेल द प्रोडक्ट्स एंड स्टोर नीड्स कस्टमर टू बाय देम। कैसे इंटरलिंक है, तो देखो फार्मर को मिल्स चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए ताकि वो गेहूं से आटा बनवा सके, राइट। अब मिल ओनर जिसने आटा बनाया तो उसको दुकान वाले चाहिए जो कि वो आटा खरीद सके। अब दुकान वालों ने जिसने आटा खरीदा तो उनको कस्टमर चाहिए जो कि आटा खरीदे, तभी तो ये चेन कंप्लीट होगी। तो इस तरीके से एक दूसरे पे निर्भर हैं। इम्पैक्ट ऑफ सीजिंग वन एक्टिविटी, मान लो सीज होना मतलब रुकना, एक भी एक्टिविटी अगर रुक गई तो क्या होगा, इफ वन एक्टिविटी स्टॉप, मान लो कि फार्मिंग ही रुक गई है ना, खेती ही नहीं हो रही, गेहूं उगी नहीं रहे, तो चेन वुड ब्रेक, तो फिर मिल वालों को गेहूं ही नहीं मिलेगा जो कि रॉ मटेरियल है ना, और ग्रोसरी स्टोर पे फिर आटा ही नहीं आएगा, जिसकी वजह से नेबरहुड की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगी, है ना। इसीलिए हर सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं ताकि सभी चीजें स्टेबली चल। सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। चलिए बुक में जो समरी दी गई है वो रीड कर लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन। सो इन दिस चैप्टर वी लर्नड अबाउट द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखी और समझा कि क्या डिफरेंसेस है एज वेल एज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सेक्टर्स, जिसमें हमने 3 एक्टिविटीज पढ़ी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो ये इसकी समरी हो गई बुक की, बहुत छोटी सी समरी है, एक्स्ट्रा नोट्स में हम और पॉइंट्स कवर कर लेंगे। सो इसकी एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर के लिए एक छोटा सा पार्ट और बना लेंगे, पार्ट 3। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 14. I hope you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.